नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में, जिसका अपना लगभग कंप्लीट हो गया था। इसमें अपना लास्ट टॉपिक बचा है साबुनीकरण। तो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि एथेनॉल प्लस एथेनॉइक अम्ल के मिश्रण से जो अपना उत्पाद का निर्माण होगा वो एस्टर का निर्माण होगा, और इस जो ये अभिक्रिया होगी वो अपनी एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसके बाद में अपना इस कार्बन एवं उसके यौगिक मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं साबुनीकरण। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन मतलब कभी बड़ा बन जाता है, कभी 1 या 2 नंबर का बनता ही बनता है, इस साबुनीकरण वाले। और ये अपना लास्ट टॉपिक है इस अपने इस चैप्टर का। तो अब सबसे पहले अपन साबुनीकरण की परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा ये है कि एस्टर एस्टर मतलब जो अपने ये ऊपर बनाया था ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको अपन बोलते हैं एस्टर। तो एस्टर पुनः प्रबलसार कौन सा NaOH से क्रिया करके एथेनॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, जिसे अपन सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, और ये मतलब ये साबुन वाला का निर्माण करता है। इस क्रिया को अपन साबुनीकरण कहेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये एस्टर है। एस्टर की किसके साथ अभिक्रिया करवाई? ये प्रबलसार के साथ अभिक्रिया करवाई। तो एक तो मिल गया अपना मैथ और एथ, दो कार्बन एथ बोलते हैं, और पीछे लगा है एल्कोहल समूह। तो एल्कोहल समूह पीछे अपन लगाते हैं ऑल। तो ये हो गया एथेनॉल, और इसके साथ में अपना बन गया सोडियम एसीटेट, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O Na, मतलब साबुन का निर्माण। तो और इस अभिक्रिया को अपन कहेंगे साबुनीकरण। अब इसके बाद अगर सिर्फ साबुनीकरण की परिभाषा पूछे तो सबसे पहले ये लिखना, और इसके बाद में ये अभिक्रिया लिखवानी है। और सिर्फ अपन साबुन के बारे में पूछा जाए तो साबुन की परिभाषा ये होगी कि दीर्घ यानी बड़ी कार्बन श्रृंखलाओं वाले सोडियम तथा पोटेशियम लवण को अपन क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। तो CH3 COO Na या आर आर मतलब कितने भी आप कार्बन जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4। ये जैसे एक कार्बन जोड़ा तो CH3, अगर दो कार्बन जोड़े तो कैसे जोड़ते हैं? CH2, इसके पीछे CH3। तो ये मतलब सामान्य रूप हो गया RCOO Na, इसको ही अपन साबुन कहेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं सार्क से क्रिया। सार्क मतलब सार के बारे में बोल रहे हैं। तो एथेनॉइक अम्ल सार मतलब कौन सा? NaOH, ये पर्वत सार ले लिया, से क्रिया करके सोडियम एसीटेट साबुन नामक लवण का निर्माण करता, मतलब जो ऊपर कर रहा है ये भी क्रिया सेम टू सेम है। तो इसमें देखो इक्वेशन कैसे लिखनी है? CH3 COOH मतलब एथेनॉइक एसिड प्लस NaOH सार, और किसका निर्माण होगा? CH3 COO Na मतलब साबुन का निर्माण, और इसके साथ में एक जल का अणु मतलब H2O उत्पाद के रूप में अपन को मिलेगा। अब अगला टॉपिक है एथेनोइक अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला सामान्य क्या होता है? CH3COOH, एथेनोइक एसिड हो गया। इसके साथ अपन एक बार पहले तो क्रिया करेंगे धातु कार्बोनेट। धातु कौन सी ले ली अपने? सोडियम, और कार्बोनेट मतलब CO3। धातु कार्बोनेट दूसरी बार अपन करवाएंगे सेम टू सेम एथेनोइक अम्ल मतलब CH3COOS की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बन। तो Na धातु होगी, इसके साथ H मतलब हाइड्रोजन, और CO3 मतलब कार्बोनेट। अब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो अपन को उत्पाद के रूप में दोनों में सेम ही मिलेगा, CH3COO Na मतलब ये सोडियम एसीटेट, ये वाला अपन को लोन मिल गया। इसके साथ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 मतलब जल, दोनों में उत्पाद के रूप में सेम ही मिलेगा। लेकिन अभिक्रिया में क्या करवाई अपन? एक तो एथेनोइक एसिड ले लिया CH3COOS, लेकिन एक बार तो अपन ने लिया सोडियम कार्बोनेट, दूसरी बार लिया सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही होता है। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो अपन दोनों बार इसमें लिखना क्या है? तो एथेनॉइक अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, मतलब उत्पाद में दोनों का ही उत्पाद सेम चीज मिलेगी अपन को। ये इसमें भी उत्पाद आपको सेम मिलेगा, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये उत्पाद के रूप में मिलेगा। अब देखते हैं मिसेल की संरचना। मिसेल की संरचना ये लास्ट ईयर अपना जो एग्जाम हुआ था ना, बोर्ड का एग्जाम, इसमें आई थी ये मिसेल की संरचना। और शायद ये बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं 4 या 5 मार्क्स में, उसमें पूछा था पूरी पूरी इसकी इसकी थ्योरी पूछी थी, उसके बाद में इसका डायग्राम वगैरह पूरा बना के ये समझाना था। तो सबसे पहले तो मिसेल की संरचना में थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या है? जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु तेली मैल के चारों ओर अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आणविक सिरा जल के अंदर होता है तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होता है, मतलब एक सिरा जल के अंदर, दूसरा इसकी पूंछ होती है और जल के बाहर होती है। इस प्रकार तेलीय मैल के चारों ओर एक गुस्से जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिससे साबुन का मिसेल कहते हैं। तो ये तो इसकी होगी परिभाषा, क्या हो गया जो थ्योरी का भाग हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है? जैसे ये थ्योरी का भाग लेगा, इसके नीचे ये चित्र बनाना है जो अपनी किताब में भी है। ये चित्र बनाना है, ये तेल की बूंद होगी, और ये इसके चारों ओर ये Na प्लस मतलब
सोडियम। तो इसके बाद में अपन को देखना है साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया में क्या होता है, देखो साबुन की सफाई होती है वो मिसेल के द्वारा होती है। साबुन के अणुओं का आणविक सिरा जल में रहता है तथा दूसरा जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है जो कि जल में घुल जाता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वस्थ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। इससे पानी में इमल्सन मिसेल विलीन में कोलाइडल का या कोलाइड का एक बात है के रूप में बने रहते हैं। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है। इस प्रकार मिसेल में तैरते समय मैल आसानी से हट जाते हैं और हमारे कपड़ों को साफ कर देते हैं। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया पूछे तो ये थ्योरी लिखनी है आधे पेज की। उसके बाद में देखते हैं साबुन की अणुशंस्था। तो अणुशंस्था में दो प्रकार के होते हैं, एक तो जलरागी सिरा, दूसरा जल विरागी सिरा। जल रागी सिरा में क्या होता है, साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, अतः ये आयनिक सिरा या जलरागी सिरा है। दूसरा जल विरागी सिरा क्या होगा, तो ये सिरा जल में अविलय होता है जबकि हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। तो जो साबुन की अणुशंस्था इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो जलरागी, दूसरा जल विरागी, और इसकी परिभाषा ये हो गई। उसके बाद में है कठोर जल। तो देखो कठोर जल की पहचान क्या होती है, तो कठोर जल की सरल पहचान करनी है तो ये है कि ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। तो जो भी कठोर कठोर जल कहेंगे, जैसे अपने होता है ना, अपन नॉर्मली कहेंगे जो खारा पानी, यही होता है कठोर जल। कठोर जल एक तो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है, और अगर अपने टेक्निकली पढ़ें तो ऐसे जल को अपन कठोर जल कहेंगे जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो जल में उपस्थित होते हैं। और अपन नॉर्मली पहचान हो तो जो साबुन के साथ झाग नहीं बना रहा उसको अपन कठोर जल मतलब खारा पानी कहेंगे। दूसरा मृदु जल मतलब मीठा पानी। तो इस प्रकार का जल जिसमें साबुन झाग बना था उसे अपन मृदु जल कहेंगे। उसके बाद में अपमार्जक। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं जिससे अपमार्जक कहेंगे। ये अपमार्जक की परिभाषा हो गई। अब देखो अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी है इसलिए झाग बनाता है। तो अपमार्जक देखो साबुन तो कठोर जल के साथ झाग नहीं बना रहा था, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ क्या है, झाग बनेगा। इसकी सफाई प्रक्रिया में मिसल का निर्माण नहीं होता है। अपमार्जक जल की कठोरता को कम करता है। अब अपमार्जक का उपयोग अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो एक तो शैम्पू में, दूसरा कपड़े कपड़े धोने के जो भी उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें अपमार्जक का उपयोग होता है। अब क्वेश्चन आ गया कि अपमार्जक कठोर जल में झाग क्यों बनाता है, अर्थात प्रभावी क्यों है, और जबकि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। तो इसका आंसर ये लिखना है कि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का अवशेष सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। इस प्रकार ये जल में भी प्रभावी बने रहते हैं, अर्थात ये झाग उत्पन्न करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इस क्वेश्चन का आंसर ये देना है। अब ये लास्ट पेज है, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। तो अपमार्जक अपन ने जो ऊपर देखा ना, ये लिखना है पूरा अपमार्जक, और साबुन वाला इसका विपरीत लिखना है। तो देखो साबुन या अपमार्जक में अंतर पूछे तो सबसे पहले लिखना है साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम तथा एन मतलब सोडियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। दूसरा साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं है इसलिए झाग नहीं बनाता, जबकि अपमार्जक क्या हो, कठोर जल में प्रभावी और ये झाग भी बनाता है। इसकी सफाई प्रक्रिया में मिसेल का निर्माण होता है, किसमें, साबुन में, जबकि अपमार्जक में मिसेल का निर्माण नहीं होता है। चौथा जल की कठोरता को बढ़ाता है कौन, साबुन, जबकि अपमार्जक जल की कठोरता को क्या करता है, कम करता है। मतलब एक दूसरे के उल्टे मतलब होते हैं ये साबुन और अपमार्जक। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। और जिसने भी ये पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के रूप में लिखे हुए हैं, वो सारे देख मतलब कंप्लीट करते हुए इस लास्ट टॉपिक को देखें। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ अपना कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स।